शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जैन समाज और समस्त भारतवर्ष जैनों के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के जन कल्याणक, जिसे हम लोग महावीर जयंती कहते हैं, इसे मना रहा है। और भगवान महावीर ने सदैव अहिंसा, सत्य, शांति और न्याय, इसका पाठ पढ़ाने का काम किया था। और आज भगवान महावीर के ही इन सिद्धांतों पर, इस सीख पर चलते हुए भारत सरकार, भारत और मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के तहत काम करने वाली हमारी सभी सुरक्षा एजेंसीज, हमारी एंटी टेरर एजेंसीज, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक बहुत बड़ी उपलब्धि और जीत हासिल हुई है। जब मुंबई का हत्यारा 26/11 आतंकी हमले का सबसे बड़ा साजिशकर्ता माना जाने वाला और 160 लोगों से अधिक निर्दोषों के गुनहगार को उसके गिरेबान पर उसकी गर्दन पकड़कर उसे 7 समंदर पार भारत के अंदर घसीटकर न्याय के पथ पर और न्याय की दहलीज पर लाने का काम आज किया जा रहा है। तहव्वुर राणा का जो एक्सट्रेडिशन है, इसका जो प्रत्यर्पण है, यह कोई आम एक्सट्रेडिशन या आम प्रत्यर्पण नहीं है। यह नए भारत के संकल्प का प्रतिबिंब है, जिसे 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परिभाषित करते हुए कहा था कि अगर कोई भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, अस्मिता या किसी भी निर्दोष भारतवासी पर हमला करेगा और ऐसी जुर्रत करेगा, तो भारत, नया भारत, ऐसे आतंकी को चाहे पाताल से ही क्यों नहीं खोज कर न्याय के पथ पर लाने का काम करेगा और इंसाफ की दहलीज पर पहुंचाने का काम करेगा। यह आज का प्रत्यर्पण केवल एक प्रत्यर्पण नहीं है, बल्कि यह संकल्प है, यह भारत का और नए भारत का संकल्प है कि आतंकी हमले होने पर हम मौन और मूक दर्शक बने नहीं रहेंगे, बल्कि हम मुंह तोड़ जवाब घर में घुसकर देंगे। यह उस नए भारत का प्रतिबिंब है जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिस्ट आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस रखता है और वोट बैंक की राजनीति को राष्ट्र नीति के ऊपर हावी नहीं होने देता है, किसी भी प्रकार से उस पर समझौता नहीं होने देता है, बल्कि हमेशा हमेशा देश हित और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने का यह नए भारत का संकल्प है। और यह वो नए भारत का प्रतिबिंब है जिसका ध्येय वाक्य वो बन चुका है जो हम हर 26/11 की बरसी पर देखते हैं कि इंडिया विल नाइदर फॉरगिव एंड इंडिया विल नाइदर फॉरगेट। भारत ना आतंकियों को कभी भूलेगा, ना भारत इन आतंकियों को कभी माफ करेगा। चाहे पाताल ही सही, हम पाताल में भी घुसकर आतंकियों की गर्दन पर हाथ रखकर उन्हें खींचकर न्याय के पथ पर लाने का दमखम रखते हैं। ये उस नए भारत के संकल्प का प्रतिबिंब है। ये भारत की आज की जो है संकल्पित एक मानसिकता है। आज केवल 138 भारतीय विक्टिम्स के लिए ही नहीं, बल्कि 26/11 में जो मारे गए यूएस, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मलेशिया समेत कुल 17 से 18 देशों के विक्टिम्स, उनके लिए न्याय के पथ पर एक बहुत बड़ा कदम है इंसाफ की ओर। इट इज अ बिग स्टेप टेकन
for ensuring and coming closer to justice and closure, not just for the 138 Indian victims, but the victims from many other countries, including the United States, Israel, France, Germany, Canada, Malaysia, almost 17 countries. आज तुकाराम ओमड़े से लेकर मेजर संदीप उन्नी कृष्णन, आज हवलदार गजेंद्र सिंह से लेकर मुंबई पुलिस के जाबाज पुलिस ऑफिसर विजय सालास्कर, हर एक शहीद सुरक्षाकर्मी के प्रति, हर एक शहीद एनएसजी कमांडो के प्रति ये भारत की भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी है। और ये एक ऐसा स्टेटमेंट है कि भारत के जो भी सुरक्षाकर्मी हैं, उनकी शहादत, उनकी कुर्बानी भारत मां की अखंडता और एकता के लिए हम कभी व्यर्थ होने नहीं देंगे। मित्रों, ये एक और चेतावनी भी है। आज तहव्वुर राणा को जब लाया जा रहा है और ये दृश्य पूरी दुनिया में जा रहे हैं, भारत में हर कोने में, हर घर में जा रहे हैं, तो ये एक चेतावनी भी है हर एक वो आतंकी के लिए, आतंकी साजिशकर्ता के लिए, मास्टरमाइंड के लिए, कि चाहे आप दुनिया के किसी कोने में, किसी बिल में छुपकर क्यों ना बैठे हो, आज भारत मोदी सरकार के तहत आप जहां भी होंगे, आपको चुन चुन कर ढूंढेगी और आपके बिल से निकालकर आपको न्याय के पथ पर लाने का काम करेगी। मित्रों, पिछले 10 वर्षों में आतंक और आतंकवाद के प्रति हमारा एक सी चेंज हुआ है एटीट्यूड में, और आज का जो एक्सट्रेडिशन है वो उसी का दरअसल एक सिम्टम है, एक प्रतिबिंब है, जो 10 वर्षों में आतंक और आतंकवाद के प्रति एक चेंज्ड माइंडसेट और एक चेंज्ड एटीट्यूड है। आपको याद होगा, इससे पहले 2004 से 14 के बीच में खासकर ऐसा कोई महीना नहीं होता था जहां पर भारत के किसी बड़े शहर में कोई बड़ा आतंकी हमला ना हुआ हो। आपको याद होगा 2005 में दिल्ली, 2006 में वाराणसी, 2007 में लखनऊ, 2008 में जयपुर, बेंगलुरु, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, अगरतला, रामपुर, 2009-10 में असम और पुणे, 2011 में दिल्ली, 2013 में हैदराबाद, बेंगलुरु, बोधगया, अलग अलग जगहों पर और बड़े बड़े शहरों पर आतंकी हमले जैसे नॉर्मलाइज हो गए थे। और जब भी कोई आतंकी हमला होता था तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यही होता था कि भारत मूक दर्शक बना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर केवल और केवल अपनी दलील रखता था, रिपोर्ट रखता था, परंतु ऐसे आतंकी और ऐसे आतंकवाद को प्रायोजित और स्पॉन्सर करने वाले तमाम ताकतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती थी। उल्टा उन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अक्सर उस समय के नेता और उस समय का नेतृत्व और सरकार गिड़गिड़ाते नजर आते थे, परंतु उन तमाम प्रयासों से भारत को कोई जीत आतंकवाद के खिलाफ हासिल नहीं होती थी। पर आज हम देख सकते हैं कि जहां पर हर वर्ष 700 से अधिक नागरिक मारे जाते थे प्रतिवर्ष आतंकी हमलों में, आज ऐसे बड़े आतंकी हमले हमारे बड़े शहरों में लगभग रुक चुके हैं, थम चुके हैं। पहले वोट बैंक के नाम पर आतंकवाद के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर भी अपनाया जाता था और सॉफ्ट अप्रोच भी अपनाया जाता था। तराजू में तोला जाता था कि यदि आतंकवाद के प्रति कड़ा प्रहार किया गया, कड़ी कार्रवाई की गई, तो इससे कोई वोट बैंक में असर तो नहीं पड़ेगा। और उस समय तो आतंकवाद फैलाने वाले और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले लोगों को और आतंकवादी प्रायोजित देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशन की तरह भी देखा जाता था। MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया जाता था। आज जब आतंकी हमले, एकाध हमले अगर होते भी हैं, चाहे उरी में या चाहे पुलवामा में, तो आज MFN स्टेटस नहीं,
मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस नहीं, बल्कि आज MTJ, मुंह तोड़ जवाब स्टेटस दिया जाता है। आज घर में घुसकर एयर स्ट्राइक भी किया जाता है, घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक भी किया जाता है, और आतंकवाद के प्रति एक जीरो टॉलरेंस का अप्रोच रखा गया है। यह है एटीट्यूडनल चेंज आतंकवाद के प्रति जो हमने पिछले 10 वर्षों में देखा है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करने के बदले 2004 से 14 के बीच में आपने देखा होगा कि कई बार आतंकी हमलों को व्हाइट वॉश करके पाकिस्तान से दोष हटाकर उल्टा उन आतंकी हमलों का दोष भारत के ऊपर, भारत के लोगों के ऊपर और भारत की सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर भी डालने का कुत्सित प्रयास किया गया था 2004 से 14 के बीच। चाहे वो समझौता ब्लास्ट हो या चाहे मुंबई का आतंकी हमला ही क्यों ना हो, जिसे कहा गया कि ये RSS की साजिश है। बताइए, जिसमें कसाब और वो तुकाराम ओमड़े जी की शहादत की वजह से जिंदा पकड़ा गया और साबित हुआ कि इस पूरे के पूरे आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान और ISI का इसमें रोल है, और पाकिस्तान को बेनकाब करने के बदले उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अगर पार्टी नहीं कर रहे थे, अगर लेट नाइट तक पार्टी उनकी नहीं चल रही थी, तो उनका दूसरा काम केवल यह था कि कैसे पाकिस्तान के इस इस्लामिस्ट टेरर पर लीपापोती की जाए और क्लीन चिट दिया जाए। यहां तक कि हिंदू टेरर और संघ टेरर और RSS टेरर का एक फेक नैरेटिव जड़ने का भी काम कांग्रेस के उस समय के वरिष्ठ नेताओं ने किया, और आज भी उनके नेता उसी प्रकार से लगे हुए हैं। जब तहव्वुर राणा का एक्सट्रेडिशन हो रहा है, वैसे तो 10 साल इन्होंने कुछ किया नहीं, आज उसका स्वागत करने के बदले आज भी राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र नीति की इतनी बड़ी जीत पर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। कांग्रेस के एक नेता जो उनके LOP रह चुके हैं, विजय वड़त्तीवार, उनका एक बयान आया था, शर्मसार करने वाला बयान था, कि शहीद हेमंत करकरे जी को कसाब और पाकिस्तानी आतंकियों ने नहीं, बल्कि उन्हें पुलिस वालों ने ही मारा था। यह उनका कोट अनकोट स्टेटेड बयान है, और यह कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, महाविकास आघाड़ी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन का अधिकृत बयान था, जिसका ना कांग्रेस ने खंडन किया ना उससे किनारा किया। जब 26/11 हुआ था, तो आपको याद होगा, और आज भी मैं कई टीवी चैनल्स पर देख रहा था, एक इंटरव्यू किया गया था जो उस समय हमारे एयरफोर्स के चीफ थे, श्रीमान फली मेजर, और श्रीमान फली मेजर ने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने उस समय की सरकार, उस समय के नेतृत्व से कहा कि अब इस आतंकी हमले का हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इसका मतलब कि आज जो हम सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट एयर स्ट्राइक देखते हैं, उसकी क्षमता करने की क्षमता भारत की सेना, भारत की वायुसेना, भारत की सुरक्षा बलों में तब भी थी, परंतु राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण फली मेजर साहब को, एयरफोर्स को रोका गया और कहा गया कि इस पर हमला करने से, इन कैंपों पर हमला करने से फायदा राजनीतिक रूप से किसी और को चला जाएगा, और इसीलिए यह राजनीतिक फायदा किसी को ना पहुंचे और हमारे वोट बैंक में नुकसान या सेंधमारी ना हो, इसीलिए 26/11 के बाद जो निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए थी, उससे भारत के सेना और सुरक्षा बलों को रोका गया। और यह फली मेजर ने भी कही है, और इसी बात की पुष्टि बराक ओबामा साहब की किताब में भी और कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद के किताब में भी की गई है कि किस प्रकार से उस समय के नेतृत्व को वोट बैंक के चलते सोनिया गांधी जी और उस समय गांधी परिवार जो NAC चलाता था, मतलब कि वही सुपर प्राइम मिनिस्टर था एक तरह से, उन्होंने ओवररूल कर दिया किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई करने से। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ग्लोबल डिप्लोमेसी के माध्यम से जिस प्रकार से आज अनेकों देशों से लगभग
17 से 18 ऐसे फ्यूजिटिव्स को वापस लाने का काम भारत की सरकार, मोदी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में किया है। चाहे वो यूएई से हो, चाहे वो थाईलैंड से हो, अनेकों देशों से हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स से हो। यह भारत की कूटनीतिक जीत का भी, भारत के बढ़ते हुए डिप्लोमेटिक स्टैचर का भी, भारत के ग्रोइंग पॉलिटिकल ग्लोबल इन्फ्लुएंस का भी एक परिचायक है और भारत की एजेंसीज के बीच में इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से आज काम कर रहा है उसका भी एक प्रतिबिंब है। परंतु 2004 से 14 के बीच ऐसा कोई प्रयास करने के बदले, और आप लोग मुझसे सभी लोग वरिष्ठ हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जाकर, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जाकर भारत के केस को मजबूत करने के बदले भारत को मजबूर दिखाते हुए शर्म अल शेख में ऐसा डिक्लेरेशन साइन किया गया, ऐसा डिक्लेरेशन दिया गया जिससे कि भारत पर ही दूसरे देशों में और दूसरे जगहों पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा। सोचिए कि एक तरफ तो मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर आतंकवाद की जननी, आतंकवाद को फैलाने वाली और प्रायोजित करने वाले देशों को बेनकाब करने का काम करती है, और उस समय की सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर भारत का पक्ष रखने के बदले उन देशों के पक्षों को मजबूत करने के लिए भारत का ही रोल आतंकवाद में था, भारत का ही रोल इंटरफियरेंस में था, इस प्रकार के डिक्लेरेशन भी साइन करके आती थी। मतलब ये कितना बड़ा समझौता भारत की सुरक्षा नीति, राष्ट्र नीति और विदेश नीति के साथ किया गया, इसका भी आपको अंदाजा मिल सकता है। पिछले 10 वर्षों में आपने देखा होगा कि आज न केवल क्रिमिनल्स, इंटरनेशनल फ्यूजिटिव्स को वापस लाया जा रहा है, न केवल आतंकी हमले बड़े शहरों में थम गए हैं, और अगर कोई आतंकी हमला करने की जुर्रत करता है तो उस पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। आज हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत नहीं जाता न्याय मांगने के लिए, बल्कि आतंकवाद फैलाने वाली देश भारत से कतरा कर, डर कर, आज भारत क्या कार्रवाई करने की क्षमता रखता है उसे देखकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर गिड़गिड़ाते हैं कि हम माफी मांगते हैं और भारत से हमें आज बचा लीजिए। यह सी चेंज हुआ है पिछले 10 वर्षों में, जब आपका जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म हो। आज आपने देखा होगा कि कई सारे डोमेस्टिक आतंकवाद के केसेस में भी, चाहे वो अहमदाबाद ब्लास्ट हो, चाहे वो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग शहरों के ब्लास्ट हो, वहां पर भी कन्विक्शंस हासिल करने का काम हमारी एजेंसीज और प्रोसिक्यूशन एजेंसीज ने किया है। यह इसलिए संभव है क्योंकि हमने डोमेस्टिकली इनको कानूनी रूप से ताकत भी दी है और इन एजेंसीज को फ्री हैंड भी दिया है कि बिना वोट बैंक के कंसिडरेशंस के जो भी आतंकवाद में लिप्त है, जो भी संगठन आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है, उनको प्रोसिक्यूट किया जाए और उनको न्याय तक लाया जाए, उनको सजा दिलवाई जाए। परंतु हमने देखा है कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्ता चलाते वक्त कुछ आतंकियों को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो एक मजहब से थे। ऐसे आतंकी जो रामपुर ब्लास्ट में, वाराणसी ब्लास्ट में, संकट मोचन के ब्लास्ट में शामिल थे और आगे जाकर कन्विक्ट भी हुए थे, ऐसे आतंकियों को एक पार्टी ने इसलिए छोड़ने का प्रयास किया क्योंकि वो एक मजहब से ताल्लुक रखते थे, जिस पर स्वयं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि आज आपने इन आतंकियों को छोड़ा है तो कल क्या आप इन आतंकियों को पद्मश्री देंगे। इस प्रकार की भी वोट बैंक की राजनीति, राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर की गई है। मित्रों, आज आतंकवाद का एक और स्वरूप नक्सलिज्म, इस पर भी करारा प्रहार किया गया है। जो नक्सलिज्म नंबर 1 थ्रेट माना जाता था मनमोहन सिंह जी सरकार के द्वारा, आज ऐसे नक्सलिज्म जो 2013 में 126 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ था, आज सिकुड़कर नक्सलवाद का प्रभाव
मात्र 6 डिस्ट्रिक्ट्स में बाकी है।